रात के 11:47 हो चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और टीन की पुरानी छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। टिक टिक टिक। ठंडी हवा खिड़की के आधे टूटे शीशे से अंदर आ रही थी। उसके साथ आती ठंडी नमी कमरे में फैल रही थी और हर झोंके के साथ पर्दा धीरे धीरे हिलता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू कर गुजर रहा हो। कमरे की पुरानी लकड़ी हल्की सी नमी से फूल चुकी थी, इसलिए कभी कभी वो अपने आप चर चर की आवाज करती, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। कमरे में बस लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी थी और उसी रोशनी में मैं यानी आरव कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। उस रात नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिल अजीब तरह से बेचैन था, जैसे हवा में कोई अनकहा संकेत हो, जैसे समय खुद धीरे धीरे कोई रहस्य खोलने वाला हो। और शायद उसी बेचैनी ने मुझे उस वीडियो तक पहुंचा दिया। मैं बस यूं ही इंटरनेट पर भटक रहा था। पुराने व्लॉग, भूले हुए वीडियो, ऐसे लाइव स्ट्रीम जो सालों पहले खत्म हो चुके थे। मुझे हमेशा पुराने समय की चीजों में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे बीते हुए पलों की आवाजें अभी भी कहीं जिंदा हो। और उसी तलाश में अचानक मेरी स्क्रीन पर एक वीडियो खुल गया। उसका टाइटल था, अगर तुम ये देख रहे हो तो प्लीज मेरी मदद करो। ये पढ़ते ही मेरे हाथ की उंगलियां रुक गईं। दिल ने एक पल के लिए कहा, इसे मत खोल। लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से थोड़ी ज्यादा ताकतवर होती है और मैंने क्लिक कर दिया। वीडियो धीरे धीरे शुरू हुआ। स्क्रीन थोड़ी धुंधली थी, जैसे किसी पुराने वेबकैम से रिकॉर्ड हुई हो। शुरुआत में बस हवा की आवाज आ रही थी और फिर कैमरे के सामने एक लड़की दिखाई दी। लंबे काले बाल, हल्की थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें एक अजीब सा इंतजार, जैसे वो किसी का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही हो। उसके पीछे एक पुराना पहाड़ी घर दिखाई दे रहा था। दीवारों पर सीलन, लकड़ी की खिड़कियां और पीछे खुलती हुई छोटी बालकनी, जिसके आगे बस घना जंगल, काले पहाड़ और बारिश से भीगी हुई हवा। मैंने तुरंत वीडियो की तारीख देखी, 14 जुलाई 2015। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि आज की तारीख भी वही थी, 14 जुलाई। बस साल था 2025, ठीक 10 साल बाद। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, शायद कोई पुराना रिकॉर्डेड वीडियो होगा। लेकिन अगले ही पल वो लड़की अचानक कैमरे के बिल्कुल पास आ गई। उसने सीधे लेंस में देखा, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। और फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मेरी रीढ़ में ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत वीडियो रोक दिया, दोबारा तारीख देखी, फिर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, बस बाहर बारिश अब थोड़ा तेज हो चुकी थी और हवा खिड़की को हिला रही थी। मैंने गहरी सांस ली और फिर से वीडियो चलाया। लड़की कुछ सेकंड चुप रही, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे से बोली, मेरा नाम नैना है और अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज मुझे यहां से निकालो। उस पल मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से स्क्रीन के सामने फुसफुसाया, तुम मुझे सुन सकती हो? कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा, हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज। फिर अचानक नैना रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं, जैसे उसने सच में मेरी आवाज सुन ली हो। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई और फुसफुसाकर बोली, तुमने अभी कुछ कहा?
उस पल मेरी सांस रुक गई, मेरे हाथ कांपने लगे। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं था, ये दो अलग समयों के बीच का कनेक्शन था। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कहां हो? नैना ने कैमरा उठाया और खिड़की की तरफ घुमा दिया। बाहर घना अंधेरा था, बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी। बिजली चमकी और उस चमक में कुछ सेकंड के लिए दूर पहाड़ दिखाई दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, यह जगह हिमालय के पास एक छोटा सा गांव है, नाद है कालाधार। उसने ये नाम ऐसे लिया जैसे उस नाम में कोई पुराना डर छिपा हो। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन ये गांव वैसा अट्टा नहीं है जैसा सकता है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने धीरे से पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर बहुत धीरे से बोली, इस घर में कोई और भी है। उसी पल पीछे लकड़ी की सीढ़ियां चर चर की आवाज करने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। नैना का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने कैमरा अपने पास खींच लिया और फुसफुसाई, वो फिर से आ गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। कौन? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस दरवाजे को देखती रही। कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी, टिक टिक। और फिर दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कैमरे की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर मैं कल तक वापस नहीं आई तो समझ जाना मैं सच में यहां फंसी हुई हूं। मेरा गला सूख गया। तभी अचानक दरवाजा थोड़ा सा अपने आप खुला। चर। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया और उस अंधेरे में जैसे किसी की परछाई हिली। नैना घबराकर कैमरे के बिल्कुल पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी, कल रात इसी समय ऑनलाइन आना। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। और अगले ही पल वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पूरी काली। कमरे में फिर वही बारिश, वही हवा, वही सन्नाटा। मैं कुर्सी पर जड़ होकर बैठा रह गया। दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। अगर नैना 10 साल पहले थी तो वो मुझसे अभी कैसे बात कर रही थी? और अगर वो सच में उस घर में फंसी हुई थी तो मैं उसे कैसे बचा सकता था? उसी रात मैंने कालाधार गांव के बारे में इंटरनेट पर खोजा और जो मुझे मिला उसने मेरी सांसें रोक दी। खबरों में लिखा था 10 साल पहले कालाधार गांव अचानक खाली हो गया था। लोग बिना बताए रातों रात गायब हो गए थे और उस गांव के आखिरी घर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नैना था, वो उस रात के बाद कभी नहीं मिली। स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ, शायद ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी की पुकार है। शायद किसी ऐसे इंतजार की जो 10 साल से खत्म नहीं हुआ। और उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, डर भी और एक अनजाना अपनापन भी। जैसे मैं किसी ऐसे इंसान की कहानी में कदम रख चुका हूं जो अब मेरी किस्मत से जुड़ने वाली है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन जब मैं फिर से उस वीडियो को खोलूंगा तो नैना जो सच बताएगी वो सिर्फ एक डरावना रहस्य नहीं होगा बल्कि एक ऐसी कहानी होगी जिसमें समय, प्यार और किस्मत तीनों एक साथ टकराने वाले थे। और शायद उस कहानी का हिस्सा अब मैं भी बनने वाला था। अगर तुम यहां तक कहानी सुन चुके हो तो एक पल रुककर सोचो, क्या सच में समय दो अजनबियों को जोड़ सकता है? या कभी कभी किस्मत हमें वहां पहुंचा देती है जहां हमें होना ही था? अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को सिर्फ रहस्यमयी नहीं
बल्कि दिल को छू लेने वाली बना देगा। अगली रात ठीक 11:47 मैं फिर उसी कुर्सी पर बैठा था। वही कमरा, वही हल्की बारिश, वही खिड़की का टूटा हुआ शीशा और वही ठंडी हवा जो हर कुछ सेकंड बाद कमरे में आकर जैसे किसी पुराने रहस्य को जगा देती थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज फिर वही थी, टिक टिक टिक। लेकिन आज उस आवाज में एक अजीब सा तनाव था, जैसे हर गिरती बूंद समय की गिनती कर रही हो। मेरे सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक वीडियो देखने नहीं आया था, मैं जवाब ढूंढने आया था। क्योंकि कल रात जो हुआ था वो मेरी समझ से बहुत परे था। मैंने धीरे से वही लिंक खोला। दिल की धड़कन पहले से तेज थी। वीडियो लोड हुआ। स्क्रीन कुछ सेकंड तक काली रही, फिर अचानक वही चेहरा दिखाई दिया, नैना। लेकिन आज उसकी आंखों में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी, जैसे वो सच में मेरा इंतजार कर रही हो। उसने मुझे देखते ही धीरे से कहा, तुम आ गए। उसकी आवाज में ऐसी राहत थी जैसे कोई बहुत लंबे अंधेरे के बाद पहली बार रोशनी देखे। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, और इस बार मैं सब जानना चाहता हूं। बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी। खिड़की के पास लटकती पुरानी लकड़ी की घंटी ठन ठन की आवाज करने लगी। नैना ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, हमें जल्दी बात करनी होगी, वो कभी भी आ सकता है। मेरी सांस थोड़ी तेज हो गई। कौन? वो कुछ सेकंड चुप रही, जैसे किसी याद से डर रही हो। फिर बोली, जिस चीज ने इस पूरे गांव को खाली कर दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया, सिर्फ बारिश की आवाज और दूर कहीं हवा से हिलते पैरों की सरसराहट। मैंने धीरे से पूछा, नैना, क्या हुआ था उस रात? उसने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे यादें खुद ब खुद सामने आ रही हों। 10 साल पहले सब कुछ सामान्य था। गांव छोटा था, लेकिन बहुत शांत। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। शाम को सब घरों के बाहर बैठकर बातें करते थे, और रात को जब हवा पहाड़ों से उतरती थी तो पूरे गांव में एक अजीब सी शांति फैल जाती थी। उसकी आवाज धीरे धीरे नर्म हो गई, जैसे वो किसी प्यारी याद में खो गई हो। मुझे याद है, पापा हमेशा कहते थे, कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वो समय के बीच छिपी होती हैं। मैं ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन एक रात सब बदल गया। उसी पल पीछे की सीढ़ियों से फिर वही आवाज आई, चर चर। हम दोनों चुप हो गए। नैना की सांस रुक गई। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर आवाज बंद हो गई। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, वो सुन रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं यहां हूं। ये कहते हुए मुझे खुद अजीब लगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग समय में थे। लेकिन उस पल सच में ऐसा लगा जैसे मैं उसके साथ उसी कमरे में हूं। पहली बार नैना हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन था। फिर उसने अपनी कहानी जारी रखी। उस रात पापा को जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से किसी को पुकार रहा हो। उन्होंने कहा, शायद कोई रास्ता भटक गया होगा, और वो उसे ढूंढने निकल गए। उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी, लेकिन वो वापस कभी नहीं आए। कमरे में फिर सन्नाटा। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने बस धीरे से कहा, मुझे अफसोस है। नैना ने सिर झुका लिया, फिर बोली, उसके बाद गांव के लोग
एक एक करके गायब होने लगे। कोई आवाज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस सुबह उठो और एक घर खाली। बाहर अचानक बिजली चमकी और उस चमक में कुछ सेकंड के लिए पीछे की खिड़की में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नैना, तुम्हारे पीछे? वो तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा। उसने धीरे से कहा, वो हमेशा ऐसे ही आता है, दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, तुम अभी तक कैसे बची हो? उसने धीरे से कैमरे की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं इस घर से बाहर नहीं निकली। मैं चौंक गया। क्या? उसने सिर हिलाया। पापा कहते थे इस घर के नीचे एक पुराना मंदिर था। शायद उसी की वजह से ये जगह अभी भी सुरक्षित है। उसी पल दरवाजे पर अचानक जोर से आवाज हुई, धड़ाम। नैना घबरा गई। उसने जल्दी से कैमरा पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आरव, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें यहां आना होगा। मेरी सांस अटक गई। कालाधार? उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये गांव वैसा नहीं है जैसा नक्शे में दिखता है। यहां समय कभी कभी मुड़ जाता है। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हवा खिड़की को जोर जोर से हिला रही थी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से कहा, मैं आऊंगा। ये सुनते ही नैना की आंखों में पहली बार सच में उम्मीद चमकी। लेकिन उसी पल कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगी, टिक टिक, और स्क्रीन पर अजीब सी रेखाएं आने लगी। नैना घबरा कर बोली, वो आ रहा है। मैंने जल्दी से कहा, कल तक रुको, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अजीब है, 10 साल से मैं अकेली थी, लेकिन अब पहली बार डर कम लग रहा है। मेरी छाती में कुछ अजीब सा हुआ। शायद वो डर नहीं था, शायद वो जिम्मेदारी थी, और शायद उससे भी ज्यादा कुछ। स्क्रीन अचानक काली हो गई। वीडियो खत्म। कमरे में फिर वही बारिश, वही हवा, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार मेरे अंदर एक फैसला था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये किसी की जिंदगी थी, और शायद अब मेरी भी। स्क्रीन अचानक काली हो गई। कमरे में फिर वही बारिश की आवाज रह गई, टिक टिक टिक। हवा खिड़की से अंदर आकर पर्दे को हिला रही थी, और कमरे की पुरानी लकड़ी कभी कभी चर्र की आवाज करती, जैसे घर भी उस रहस्य को सुन चुका हो जो अभी अभी मेरे सामने खुला था। मैं कुर्सी पर कुछ देर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। मेरी उंगलियां अभी भी कीबोर्ड पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। 10 साल, एक पूरा दशक। कोई लड़की एक सुनसान पहाड़ी घर में फंसी हुई और किसी अजीब वजह से सिर्फ मुझसे बात कर पा रही थी। यह सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता, लेकिन अभी जो मैंने देखा था वो मेरे सामने हुआ था। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हो गई, जैसे रात खुद सुन रही हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। मैंने तुरंत इंटरनेट पर कालाधार गांव के बारे में ढूंढना शुरू किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे पुरानी खबरें खुलने लगी, और जितना मैं पढ़ता गया उतना ही मेरे शरीर में सिहरन बढ़ती गई। खबरों में लिखा था कि 10 साल पहले इस गांव के लगभग सारे लोग अचानक गायब हो गए थे। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस खाली घर, बंद दरवाजे और हवा में एक अजीब सन्नाटा। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा था कि गांव के लोग अचानक किसी अजीब आवाज की बात करते थे, जैसे रात में जंगल से कोई पुकार रहा हो, और जो भी उस आवाज के पीछे गया वो वापस कभी नहीं आया।
मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, नैना। उसकी थकी हुई आंखें, उसका डर और वो हल्की सी मुस्कान जो उसने मुझे देखते ही दी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पहली बार लगा कि अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। रात धीरे धीरे बीतती रही और मैं उसी कुर्सी पर बैठा रहा, कभी स्क्रीन को देखता, कभी खिड़की के बाहर गिरती बारिश को, और उसी दौरान मेरे मन में नैना की आवाज बार बार गूंजती रही। अजीब है, 10 साल से मैं अकेली थी, लेकिन अब पहली बार डर कम लग रहा है। ये शब्द मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गए थे। अगले दिन सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं था, लेकिन थकान से ज्यादा मेरे अंदर एक अजीब सा फैसला था। मैंने तय कर लिया था कि आज रात जब मैं फिर उससे बात करूंगा तो सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि रास्ता ढूंढूंगा। उसी दिन शाम तक मैंने कालाधार के नक्शे, पुराने व्लॉग और यात्रियों के नोट्स पढ़े। कई लोगों ने लिखा था कि वहां जाते समय अक्सर रास्ते बदल जाते हैं, जैसे जंगल खुद रास्ता छिपा देता हो। कुछ ने तो यह भी लिखा था कि वहां घड़ी की सुइयां अजीब तरह से धीमी हो जाती हैं। शाम ढलते ढलते आसमान फिर बादलों से भर गया और रात होते होते फिर वही बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल पिछली रात की तरह, जैसे समय खुद उसी पल को दोहराना चाहता हो। मैं फिर उसी समय उसी कुर्सी पर बैठा था। 11:47। दिल फिर से तेज धड़क रहा था। मैंने धीरे से वीडियो लिंक खोला। स्क्रीन कुछ सेकंड तक अंधेरी रही, फिर अचानक वही कमरा दिखाई दिया, वही पहाड़ी घर, वही टिमटिमाती रोशनी, और कुछ सेकंड बाद कैमरे के सामने फिर वही चेहरा आया, नैना। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो मुझे देखकर सच में खुश हुई हो। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे दो लोग जो कभी मिले नहीं फिर भी एक दूसरे को पहचानते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा किया था। बाहर उसके कमरे की खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। बारिश की बूंदें लकड़ी की रेलिंग से टकराकर टप टप की आवाज कर रही थी। कुछ पल हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कालाधार के बारे में कुछ मिला? मैंने सिर हिलाया, हाँ, और जितना पढ़ा उतना डर लगा। वो हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छिपा था। डर तो मुझे भी लगा था जब सद गायब होने लगे थे। उसकी आंखें थोड़ी दूर कहीं देखने लगी, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गई हो। मुझे याद है, एक शाम गांव के सारे लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। सब डरे हुए थे, लेकिन पापा ने कहा था कि डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती। उसकी आवाज धीमी हो गई। काश वो सही होते। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। अचानक पीछे से फिर वही सीढ़ियों की आवाज आई, चर चर। नैना तुरंत चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरे के पास आकर फुसफुसाकर कहा, वो फिर से घूम रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा बंद है ना? उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। कुछ सेकंड तक बस वही आवाज आती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। नैना ने राहत की सांस ली और धीरे से बोली, कभी कभी मुझे लगता है ये घर मुझे बचा रहा है। मैंने धीरे से कहा,
या शायद ये घर तुम्हें किसी का इंतजार करने के लिए रोक रहा है। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। शायद तुम्हारा। उस पल कमरे की ठंडी हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे डर और उम्मीद एक साथ खड़े हों। बाहर बिजली चमकी और उस चमक में कुछ सेकंड के लिए उसके पीछे की खिड़की से दूर पहाड़ दिखाई दिए। और मुझे पहली बार लगा कि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये इंतजार की कहानी है, भरोसे की और शायद उस एहसास की जो दो अजनबियों को भी करीब ला सकता है। लेकिन उसी पल अचानक कमरे की लाइट जोर से झिलमिलाई और दरवाजे के पीछे से एक भारी आवाज आई। ठक ठक ठक। नैना का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वो आ गया। मेरी सांस अटक गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, उम्मीद भी थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। और शायद पहली बार कालाधार के उस सुनसान पहाड़ी घर में किसी ने सच में इंतजार करना शुरू किया था, किसी ऐसे इंसान का जो 10 साल दूर किसी और समय में बैठा हुआ उसकी आवाज सुन रहा था। उस रात वीडियो बंद होने के बाद मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। कमरे में सिर्फ पंखे की हल्की आवाज थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी। चर चर, जैसे वो पुरानी लकड़ी भी उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, जैसे मैं अब सिर्फ दर्शक नहीं रहा, मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। और उसी पल मैंने फैसला कर लिया, अब सिर्फ बात करना काफी नहीं था, मुझे वहां जाना था। कालाधार, उस जगह पर जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां नैना 10 साल से फंसी हुई थी, जहां हर रात उसका इंतजार उस स्क्रीन के पार किसी जवाब का इंतजार बन चुका था। मैंने बिना सोचे बैग उठाया, लैपटॉप बंद किया और घर से निकल पड़ा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी जमा था, हर कदम पर जूते से छपाक छपाक की आवाज आ रही थी। हवा में ठंडी नमी थी जो सीधे हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर तुम नहीं आए तो मैं हमेशा यहीं फंसी रहूंगी। रात भर सफर चलता रहा। बस की खिड़की से बाहर अंधेरा भागता जा रहा था, बीच बीच में नींद आती और हर बार वही चेहरा सामने आ जाता। नैना, उसकी थकी आंखें, उसका हल्का सा मुस्कुराना, जैसे वो मुझसे कह रही हो, तुम आओगे ना। सुबह होने लगी और रास्ता खत्म हो गया। आगे सिर्फ जंगल था, घना, शांत और अजीब तरह से जिंदा। धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी, जैसे हर पेड़ के पीछे कोई छुपा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, पुराने पत्तों और किसी भूली हुई कहानी की। मैं आगे बढ़ा। पत्तों पर कदम पड़ते ही चर चर की आवाज गूंजती और हर आवाज मुझे और ज्यादा अकेला महसूस कराती। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ रास्ता बदल रहा है, जैसे मैं सीधा नहीं घूमकर वहीं आ रहा हूं, जैसे जंगल मुझे अपने अंदर खींच रहा हो। एक पल के लिए डर ने मुझे रोक दिया, लेकिन तभी फोन अपने आप ऑन हुआ, स्क्रीन चमकी और उस पर एक लोकेशन ब्लिंक करने लगी, कालाधार। मेरी सांस अटक गई, जैसे वो दूसरी तरफ से मुझे रास्ता दिखा रही हो, जैसे समय और दूरी के बीच कहीं वो अभी भी जुड़ी हुई हो। मैं उसी दिशा में चल पड़ा। हवा अचानक तेज हुई, सर, और दूर से वही आवाज आई, फुस, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। इस बार मैंने रुककर पीछे नहीं देखा, मैं उस आवाज के उल्टा चलने लगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, वो चीज डर से खेलती है और जो डरता है वही उसका हिस्सा बन जाता है। कुछ देर बाद जंगल खत्म हुआ और सामने था कालाधार, टूटा हुआ, खामोश, जैसे समय ने उसे छोड़ दिया हो, जैसे यहां की हर चीज किसी अधूरी कहानी में अटकी हुई हो। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा।
जहां नैना थी। दरवाजा आधा खुला था। चर की आवाज के साथ मैंने उसे खोला। अंदर वही कमरा, वही सीढ़ियां, वही ठंडी हवा, लेकिन इस बार मुझे उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। तुम आ गए? आवाज पीछे से आई। मैं मुड़ा। नैना मेरे सामने खड़ी थी। इस बार स्क्रीन के उस पार नहीं, बल्कि मेरे सामने, असली। उसकी आंखों में राहत थी, लेकिन उस राहत के पीछे सालों का डर छिपा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उस पकड़ में भरोसा था, जैसे उसने आखिरकार किसी को पा लिया हो। हमें जल्दी करना होगा, उसने धीरे से कहा, और मुझे नीचे उस कमरे में ले गई जहां दीवार पर वो अजीब सा गोल निशान बना था, जैसे कोई घूमती हुई ऊर्जा, जैसे कोई दरार। यही है, उसने फुसफुसा कर कहा। यहीं से सब शुरू हुआ था। मैंने उस निशान को देखा, और जैसे ही मैं उसके करीब गया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। ठक ठक ठक। कमरे में अंधेरा गहरा गया। हवा भारी हो गई, और इस बार वो चीज सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, वो जैसे हमारे चारों तरफ थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैं भागा नहीं। मैंने उस निशान पर हाथ रखा, और जैसे ही मेरी उंगलियां उससे टकराईं, अचानक मेरे दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। वो गांव, वो लोग, वो रात। असल में वो कोई राक्षस नहीं था, वो डर था, सालों से जमा हुआ डर, जो इस जगह में कैद हो गया था, और जो भी यहां आता वो उसी डर का हिस्सा बन जाता। मैंने आंखें बंद की, और पहली बार भागने के बजाय उस डर को महसूस किया। हर आवाज, हर सन्नाटा, हर वो पल जिससे मैं हमेशा भागता रहा था। और धीरे धीरे वो मौजूदगी कमजोर होने लगी, जैसे अंधेरा रोशनी में घुल रहा हो, जैसे कोई पुराना बोझ टूट रहा हो। अचानक वो निशान चमकने लगा। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, और एक जोरदार आवाज के साथ वो दरार टूट गई, जैसे सालों से कैद कुछ आजाद हो गया हो। हवा हल्की हो गई, सन्नाटा खत्म हो गया, और पहली बार उस जगह में असली शांति थी। मैंने धीरे से आंखें खोली। नैना मेरे सामने थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे, वो आजादी के थे। खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। हम दोनों बाहर आए। सूरज निकल चुका था, रोशनी पूरे गांव में फैल रही थी, और अब वो जगह वैसी नहीं लग रही थी जैसे उसमें से कोई भारी चीज निकल गई हो। हम जंगल के रास्ते की तरफ बढ़े। हर कदम पहले से हल्का लग रहा था, जैसे हम सच में बाहर आ रहे हों। कुछ देर बाद सड़क दिखी, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। काला धार अब बस एक खाली पहाड़ी था, जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे वो रहस्य फिर से समय में खो गया हो। मैं नैना की तरफ मुड़ा, लेकिन इस बार वो वहां नहीं थी। मेरा दिल एक पल के लिए खाली हो गया, लेकिन तभी मेरे हाथ में कुछ महसूस हुआ। एक छोटा सा कागज। मैंने उसे खोला। उस पर लिखा था, इस बार मैं सच में आजाद हूं। मेरी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि मैं समझ चुका था वो गई नहीं है, वो बस उस जगह से बाहर निकल गई है, और शायद मेरे अंदर कहीं रह गई है। उस दिन के बाद मैं कभी कालाधार नहीं गया, लेकिन आज भी जब रात को बारिश होती है, हवा खिड़की को हिलाती है, लकड़ी चर्र की आवाज करती है, तो मुझे वो रात याद आती है। फर्क बस इतना है, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूं असली डर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है, और जब हम उसका सामना करते हैं तो वो हमें खत्म नहीं करता, बल्कि हमें आजाद कर देता है। अगर तुम यहां तक ये कहानी सुन चुके हो तो एक पल सोचो, अगर तुम्हें भी अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़े
तो क्या तुम भागोगे या उसका सामना करोगे? अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि हर डर के पीछे एक सच छिपा होता है और हर सच के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। उस रात जब मैं कालाधार से लौटकर अपने कमरे में बैठा था, बाहर फिर वही बारिश हो रही थी। टिक टिक टिक। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ठंडी हवा खिड़की के आधे टूटे शीशे से अंदर आकर पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। चर चर, जैसे कमरे की हर चीज उस कहानी को दोहरा रही हो। मैं कुर्सी पर झुका बैठा था, हाथ में वही कागज। इस बार मैं सच में आजाद हूं। मैं उसे बार बार पढ़ रहा था, लेकिन हर बार एक ही सवाल दिमाग में उगता। अगर वो आजाद हो गई तो ये खालीपन क्यों है? ये बेचैनी क्यों है? क्यों लग रहा है कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई? जैसे कोई हिस्सा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ है, जैसे कुछ अभी बाकी है। नैना का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी थकी हुई आंखें, उसका डर और वो हल्की सी मुस्कान जब उसने कहा था तुम वापस आए। उस एक पल में जो भरोसा था वो मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गया था। जैसे मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। मैंने सिर पीछे टिकाया, आंखें बंद की, और उसी पल एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बहुत करीब से, बहुत चुपचाप। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मैंने धीरे से आंखें खोली और तभी बिना किसी छुए मेरा लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अंधेरा और गहरा लगने लगा। स्क्रीन पर वही पुरानी वेबसाइट खुल गई, बिना क्लिक किए, जैसे कोई दूसरी तरफ से उसे चला रहा हो। दिल जोर से धड़क रहा था और फिर स्क्रीन पर एक नया वीडियो दिखाई दिया। अपलोड डेट आज की। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से क्लिक किया। वीडियो शुरू हुआ। वही धुंधली स्क्रीन, वही हवा की आवाज, लेकिन इस बार सन्नाटा और भारी था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर कैमरे के सामने जो चेहरा आया वो मैं था, मेरा ही चेहरा, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, ठंडी। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, तुमने सोचा सब खत्म हो गया? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुमने दरार को बंद नहीं किया, तुम बस उसका हिस्सा बन गए। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। वो निशान, वो रोशनी, वो पल जब मैंने डर को अपनाया था। उसी पल मैंने उसे हराया नहीं, बल्कि अपने अंदर जगह दे दी। स्क्रीन झिलमिलाई और इस बार नैना दिखाई दी, लेकिन अब वो अलग थी, शांत, गहरी, जैसे सब समझ चुकी हो। उसने धीरे से कहा, तुम समझ गए ना? मेरी आवाज कांप रही थी। ये क्या है? तुम सच में आजाद हुई थी या? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं आजाद हुई थी, लेकिन जो वहां था उसे बाहर आने के लिए किसी की जरूरत थी, और तुम वो रास्ता बन गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। खिड़की जोर से हिलने लगी। चर चर, जैसे काला धार अब मेरे अंदर आ चुका हो। अब क्या होगा? मैंने मुश्किल से पूछा। उसने कहा, अब तुम्हें वो करना होगा जो मैंने 10 साल तक नहीं किया, भागना बंद करो। उसी पल मेरे पीछे वही आवाज आई, फुस, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैं धीरे धीरे मुड़ा। कमरा अंधेरे में डूब रहा था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने आंखें बंद की और उस डर को महसूस किया, पूरा, बिना भागे। बचपन की वो रातें, अकेलापन, खुद से डरना, हर वो पल सामने आने लगा जिससे मैं भागता रहा। और तभी मुझे एहसास हुआ, वो कोई राक्षस नहीं था, वो मैं था, मेरी ही परछाई,
जिसे मैंने हमेशा दबाया। मैंने धीरे से आंखें खोली और कहा, तू मैं ही है। कुछ पल के लिए सब रुक गया, जैसे समय भी सुन रहा हो। फिर धीरे धीरे वो परछाई पीछे हटने लगी, जैसे उसे पहली बार पहचान मिली हो। और उसी पल वो धुंध की तरह घुलने लगी। हवा हल्की हो गई, खिड़की शांत हो गई, बारिश रुक गई। मैं जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, लेकिन दिल पहली बार शांत था। स्क्रीन पर आखिरी बार नैना दिखाई दी, इस बार सच में आजाद। उसकी आंखों में रोशनी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब सच में खत्म हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तुम कहां जाओगी? वो बोली, जहां कहानियां खत्म होती हैं और नई शुरू होती हैं। और स्क्रीन हमेशा के लिए काली हो गई। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मैं बदल चुका था, क्योंकि अब मुझे सच पता था। डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा हमारे अंदर होता है। और जब हम उससे भागना बंद करते हैं, उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब वो हमें खत्म नहीं करता, बल्कि हमें आजाद कर देता है। अगर तुम यहां तक ये कहानी सुन चुके हो, तो एक पल खुद से पूछो, क्या तुम भी किसी ऐसे डर से भाग रहे हो जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं? क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां तुम भागना बंद करते हो। और शायद किसी बारिश भरी रात में जब खिड़की हल्की सी हिले, तुम्हें भी एक आवाज सुनाई दे, क्या तुम अब सच का सामना करने के लिए तैयार हो? और उस रात के बाद कोई आवाज कभी वापस नहीं आई। लेकिन कभी कभी आज भी जब बारिश होती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी कहीं से मुझे देख रहा है।